फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस क्रिएचर। एंड मैं लेकर के आई हूँ पीटी 365 एनवायरनमेंट की लेक्चर सीरीज़। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी केवल और केवल 2 महीने रह गए हैं और कई ऐसे लोग होंगे जिनका अभी तक करंट अफेयर्स बहुत अच्छा नहीं हो पाया है, तो वो अभी पीटी 365 पर अपनी कमांड अच्छी कर सकते हैं। अभी भी इसके लिए टाइम है, इसलिए मैं लेकर के आई हूँ पीटी 365 का हर एक सेक्शन मैं अच्छे से कवर करूँगी और कोशिश करूँगी कि हर दिन मैं 2 से 3 लेक्चर्स पीटी 365 के अपलोड करूँ, ताकि वो जल्दी से जल्दी हम पीटी 365 को कवर कर सकें। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पीटी 365 एनवायरनमेंट के पोल्यूशन वाले सेगमेंट से। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स वाला सेक्शन मैंने अभी इसीलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो उसको हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, और अगर टाइम नहीं होगा तो हम उसको थोड़ा सा कम करके पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर क्वेश्चन फंसता भी है तो फिर ऐसा फंसता है कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम उसको लास्ट के लिए रखे हैं। कवर्स पर हम ज़रूर करेंगे। तो अभी जो हमारा पहला टॉपिक है पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, और उसके अंदर भी स्टबल बर्निंग पराली दहन। तो अभी फ़िलहाल न्यूज़ में इसलिए है कि ईपीसीए ने जो स्टबल बर्निंग है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि स्टबल बर्निंग पराली दहन एक ऐसा इशू है इंडिया का जो लगभग हर एक साल न्यूज़ में रहता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, कभी भी क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। तो एक्चुअली होती क्या है पराली? तो जो स्टबल है, जब हम फसल उगाते हैं तो फसल की जब कटाई हो जाती है ना, तो कटाई होने के बाद जो उसका थोड़ा सा हिस्सा ज़मीन से बाहर रह जाता है, मतलब फसल की कटाई जब जड़ से नहीं हो पाती, उसका कुछ हिस्सा ज़मीन में रह जाता है, उसी को हम पराली बोलते हैं। ठीक है, जो रेजिड्यू ऑफ क्रॉप होता है वही पराली है, और उसको जब जला दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्टबल बर्निंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टबल बर्निंग बोलते हैं। तो बेसिकली इससे प्रॉब्लम होती है कहाँ पर? दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है स्टबल बर्निंग के कारण। तो अभी हम देखेंगे कि स्टबल बर्निंग के रीजंस क्या हैं और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इंडिया उठा रहा है स्टबल बर्निंग के कारण एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, और स्टबल बर्निंग इटसेल्फ उसको भी कंट्रोल करने में क्या ऐसे हम स्टेप्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम रीजंस देखते हैं। सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि हम कंबाइंड हार्वेस्टर यूज़ करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि यूपीएससी इस तरीके का कोई ऑप्शन या कोई स्टेटमेंट में ऐसे डाल सकती है कि कंबाइंड हार्वेस्टर के यूज़ से क्या हो सकता है। कंबाइन हार्वेस्टर के यूज़ से स्टबल बर्निंग को कम किया जा सकता है, क्योंकि वो पूरा अच्छे से क्रॉप को जड़ सहित निकाल लेता है। जब कटाई करता है तो जड़ सहित निकाल लेता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है वो फसल को अच्छे से नहीं निकालता है, जड़ सहित नहीं निकालता है, थोड़ा सा हिस्सा ज़मीन में रह जाता है, और इसी के कारण फिर हमें स्टबल बर्निंग करनी पड़ती है। सेकंड जो रीज़न है वो है पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट। क्या है ये 2009 का एक एक्ट आया था पंजाब में, जिसमें उन्होंने बोला था कि वाटर प्रिजर्वेशन के लिए जो धान है, धान की रुपाई थोड़े देर में करी जाए, जल्दी नहीं की जाए। धान की रुपाई जो है वो देर से की जाए, जिसके कारण क्या होगा, हमारा वाटर प्रिजर्वेशन होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा। तो इसकी वजह से धान की रुपाई पंजाब में लेट हो गई, और लेट होने की वजह से फिर क्या होता है, जैसे जब रुपाई हो गई तो उसके बाद जब कटाई हुई, तो कटाई के बाद अब अगली क्रॉप इनको लगानी होगी, बुआई करनी होगी। तो बुआई और कटाई के बीच में इतना टाइम नहीं बचा होता है कि ये स्टबल का, पराली का अच्छे से निपटारा कर सकें, और इसीलिए ये जल्दबाजी में स्टबल बर्निंग कर देते हैं, और उसका खामियाजा खासकर दिल्ली वालों को और आसपास के पूरे एनसीटी एनसीटी जो है, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, उसको उसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ता है। थर्ड जो रीज़न है वो क्या है? क्रॉप इंटेंसिटी, फसल गहनता। मतलब एक अगर खेत है तो उसमें कितनी फसल उगाई जा रही हैं, अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक फसल में
कितनी ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जा रही है उसको बोलते हैं फसल गहनता। मतलब खेत छोटा सा है और 2 से 3 उसमें फसलें उगाई जा रही हैं एक साथ, तो क्या होगा फिर वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या हार्वेस्टर्स हैं जो अच्छे हैं वो वहाँ तक नहीं ले जा पाएंगे, है ना। तो क्या होगा कि जब ले ही नहीं जा पा रहे तो जड़ सहित हम क्रॉप को नहीं निकाल पाएंगे और स्टबल रह जाएगा, पराली रह जाएगी और उसको फिर हमें चलाना पड़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो किसान है वहाँ के पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो लोग क्या करते हैं उसको जला देते हैं, और इस वजह से फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने लगता है। अब क्या ऐसे मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए। तो सबसे पहला है इन सीटू मतलब कि जहाँ से जो स्टबल है निकल रहा है उसी जगह पर उसका निपटारा कर दिया जाए। वो कैसे होगा, वो होगा हैप्पी सीडर। हैप्पी सीडर नाम की एक मशीन है जिसका यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने से जो क्रॉप है वो जड़ सहित निकाली जा सकती है, या यूँ कहें कि उसका वहीं वहीं के वहीं निपटारा हो सकता है। ठीक है, तो हैप्पी सीडर मशीनों का अगर हम यूज़ करें और हैप्पी सीडर को जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनको रेंट पर हम प्रोवाइड करें और ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर्स की जो है हम स्थापना कर दें, तो उससे क्या होगा कि जगह पे ही जो पराली दहन की समस्या है उसको हम कम कर सकेंगे, या यूँ कहूँ को कंट्रोल कर सकेंगे। सेकंड अगर हम देखें तो वो है एक्सी टू में क्या होता है कि हम उस जगह पे निपटारा नहीं कर रहे, लेकिन उस जगह से बाहर ले जाकर कहीं दूसरी जगह पे पराली का निपटारा कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सी टू या बहिर स्थानीय उपाय। तो अगर हम देखें कि कैसे इसका यूज़ हो सकता है, मतलब कैसे एक्सी टू निपटारा हम कर सकते हैं, तो वो है कि चारा चारा बनाने में, फिर खाद बनाने में। जो गाँव में जो घर बने होते हैं ना, तो उनमें कई, अब तो ऐसा बहुत ही कम मिलता है, लेकिन फिर भी कई ऐसे घर होते हैं गाँव में या शहरों में भी, स्लम्स में ऐसे कई घर बने होते हैं जहाँ वो लोग छप्पर बनाते हैं। ठीक है, छप्पर किसका बनाते हैं, वो लोग घास फूस पत्तियों इन सब का ही बनाते हैं। तो उस जगह पे हम फिर पराली का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पराली एक बायोमास है, तो इसलिए हम उसको एनर्जी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बायोमास एनर्जी बना सकते हैं, जो मटेरियल है उसकी पैकिंग कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे यूजेस हैं, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है और कुछ भी किया जा सकता है ना। तो ये जो दो तरीके हैं इनसे तो हो ही सकता है। इसके अलावा वेट 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 Okay, now I got this. I'm really sorry for the disturbance created by me, but I'm really sorry. Okay, now coming on to this part कि पराली दहन को संबोधित करने के लिए नीतिगत अनुक्रिया। हाँ, तो क्या मेजर्स उठाए जा रहे हैं स्टबल बर्निंग के लिए, इंडिया में क्या बोला जा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो एनजीटी ने क्या बोला है कि राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब, इनमें स्टबल बर्निंग पे फुल बैन रहेगा। तो मैंने तो इसको ऐसे याद कर लिया है कि एनजीटी ने रफू पे बैन लगा दिया है। रफू मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे रटने के लिए बैठेंगे ना तो आधी से ज़्यादा चीज़ें, आधी तो बहुत दूर की बात रही, हमें बहुत कम याद रहेगा, और बहुत ज़्यादा याद करने को है यूपीएससी के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इसलिए इस तरीके की निमोनिक्स या ट्रिक्स बना के तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी रहता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है हमारा। हाँ, बस शुरुआत में थोड़ा सा हमें सोचना होता है, उसमें ही टाइम लगता है। सेकंड जो चीज़ की जा रही है उसमें बोला जा रहा है कि एक राष्ट्रीय नीति है कि वो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति 2014, उसमें क्या बोला जा रहा है कि आधुनिक मशीनों की खरीद को प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, मतलब कि जो मॉडर्न मशीन्स होंगी उनका यूज़ किया जाएगा ताकि ये जो स्टबल बर्निंग है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है, वही कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में जो स्टबल मतलब दिल्ली में फसल अवशेषों के जो इन सीटू मैनेजमेंट है, और फार्मिंग में हम मैकेनाइजेशन को बढ़ावा दें,
मशीनीकरण को, यंत्रीकरण को बढ़ावा दें, और उसके लिए इन्होंने क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम को संचालित किया है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना को संचालित किया है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी है, और ईपीसीए ने भी क्या किया है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जारी करने के लिए गाइडलाइंस दिए हैं। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक्चुअली एक रूल्स होते हैं जो तब लागू किए जाते हैं जब पॉल्यूशन एक इस मिनिमम लेवल को क्रॉस कर जाता है, एक सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, तो उसे तब हम क्या लागू करते हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया जाता है। होता क्या है, बेसिकली 4 फेज्ड प्रोग्राम होता है। स्टेज 1 मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी एयर होती है, और इसमें क्या किया जाता है, हम मैकेनाइज्ड स्वीपिंग को प्रमोट करते हैं, बार बार रोड्स को वॉश करते हैं वाटर से, ठीक है, क्रैकर्स पे बैन लगा देते हैं, स्क्रूटनी की जाती है व्हीकल्स की, ताकि पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स का हमें पता लग सके, है ना, कि पॉल्यूशन ज़्यादा तो नहीं फैला रहे हैं। स्टेज 2 जो है वो वेरी पुअर एयर है, और इसमें क्या किया जाता है, डीजल जनरेटर्स पे बैन लगा दिया जाता है, पार्किंग फी जो है वो 3-4 टाइम्स बढ़ा दी जाती है, कोल, फायरवुड, इन सब का यूज़ बंद कर दिया जाता है ना। लोगों को क्या किया जाता है, लोगों से बोला जाता है कि आप घर में ही रहें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। स्टेज 3 जो है वो सीवियरली पॉल्यूटेड एयर है, और इसमें क्या किया जाता है, रोड्स वॉशिंग की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बार रोड वॉश की जाती हैं, क्लीन की जाती हैं। ईंट भट्टे बंद कर दिए जाएंगे, और कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो हैं दिल्ली एनसीआर में, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। स्टेज 4 जो है उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और एंट्री ऑफ ट्रक्स पे बैन लगा दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क्स पे बैन लगा दिया जाएगा, ऑड इवन जो प्रोग्राम है उसको चलाया जाएगा, ठीक है। ऊपर एक चीज़ रह गई है जो हमें बता रही है कि जीएचजी एमिशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। तो सबसे पहला है एनर्जी यूज़, जिसमें हम मिथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसेस हैं, जब हम फ्यूल बर्निंग करते हैं, जब हम ईंधन जलाते हैं, तो उस वक्त जो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस निकलती हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी, उसकी वजह से जीएचजी एमिशन होता है। क्रॉप रेजिड्यूज, उसमें जो गैसेस निकलती हैं उसकी वजह से जीएचजी एमिशन होता है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, और वो क्या है, यूरिया कंसिस्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैसेस, वो है। राइस कल्टीवेशन, तो जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं ऐसे ऑर्गेनिक मैटर का जो पैडी फील्ड्स में से निकल रहा होता है, तो उसमें मीथेन निकलती है, उससे जीएचजी एमिशन होता है। फिर मैन्योर मैनेजमेंट, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस जो एरोबिक एंड अनएरोबिक मैन्योर डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, उससे मैन्योर मैनेजमेंट से जीएचजी एमिशन हो रहा होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज एंट्रिक फर्मेंटेशन, जो डाइजेशन प्रोसेस हो रही होती है एनिमल्स में बेसिकली, उसकी वजह से भी जीएचजी एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो इस स्टबल बर्निंग से रिलेटेड हैं। वो क्या है, पहला पूसा बायोडिकम्पोजर। तो पूसा बायोडिकम्पोजर क्या है, ये दिल्ली बेस्ड ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने इसको डिकम्पोजर कैप्सूल पूसा बायोडिकम्पोजर डेवलप किया है। और इसमें क्या किया जाता है, जो स्टबल होता है, जो पराली होती है, उसको एक लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है, और खेतों पर क्या करते हैं, इसका स्प्रे करते हैं। तो पूसा बायोडिकम्पोजर हो गया। देन एंटी स्मोक गन हो गई। एंटी स्मोक गन कहाँ के लिए बनाई गई है, दिल्ली के लिए बनाई गई है। तो दिल्ली में PM10 एंड PM2.5 की जो इंटेंसिटी है उसको कम करने के लिए बनाई है। देन वाटर टैंक से जुड़ी इस एंटी स्मोक गन को हवा में स्प्रे किया जाता है, और इसीलिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ये बहुत छोटी पानी की बूंदें होती हैं, लगभग 10 माइक्रोन से भी कम, इसकी ये एंटी स्मोक गन बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, इन छोटी छोटी बूंदों को एक बहुत हाई स्पीड वाले पंखे के हेल्प से क्या करते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में स्प्रे कर दिया जाता है। जो हवा में फैले जो धूल के कण हैं उनको नीचे सरफेस पर ले आएगी। तो एंटी स्मोक गन क्या करती है, जो हवा में फैले धूल के कण हैं उनको नीचे सरफेस पर ले आती है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज ग्रीन क्रैकर्स, हरित पटाखे। ये क्या है, इनमें जो लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम और लेड, सीसा, ये जो बैंड केमिकल्स होते हैं ना, प्रतिबंधित रसायन, ये नहीं होते किसमें, ग्रीन क्रैकर्स में। और इसे क्या बोलते हैं, श्वास, स्टार और सफल। इन्हें श्वास, स्टार और सफल बोलते हैं।
मैं तो इसको ऐसे याद कर लेती हूँ कि सफल स्टार की श्वास भी ग्रीन क्रैकर से चलने लगी। तो ये मुझे ऐसे याद हो गया। ठीक है, फिर इसमें क्या है, बहुत अच्छी बात यह है कि ये वाटर वेपर को उत्सर्जित करते हैं, जिससे जो धूल के कण है ना वो ऊपर नहीं उठ पाते, वाटर वेपर के हेल्प से वो नीचे ही बैठ जाते हैं। और ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि 30% से ज़्यादा पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो पर्टिकुलेट मैटर का जो पॉल्यूशन अभी हो रहा है, मतलब जो नॉर्मल क्रैकर से होता था जो पर्टिकुलेट मैटर का पॉल्यूशन, वो अब 30% से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इससे CSIR की एक लैब है नीरी, उसने डेवलप किया है, और नीरी की जो अध्यक्षता है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी UPSC में पूछा जा सकता है। अब है ग्रीन चारकोल। तो ग्रीन का चारकोल क्या है, किसने बनाया है? तो इससे इलेक्ट्रिसिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने बनाया है, और ये भी एक तरीके का फॉसिल फ्यूल ही है, जिसे हम लोकल लेवल पे और अफोर्डेबल लेवल पे बना सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल भी होता है। और इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का? ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई स्टबल बर्निंग जो हम कर रहे हैं उसको हम ख़त्म कर पाएँ, हम एयर को क्लीन कर पाएँ, और स्टबल से जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रीन चारकोल का। अब इसे बनाने के लिए किया क्या जाता है? इसे बनाने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होता है नॉर्मल चारकोल से। इसे बनाने के लिए एक भट्टी में क्या करते हैं हम, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो लिया जाता है, और उसका काफ़ी अच्छे से हम प्रोसेसिंग करते हैं और ग्रीन चारकोल बनाते हैं। इसका जो दहन है वो स्वच्छ होता है, और जो धुएं का जोखिम है इसे भी ये कम करता है, ताकि ये रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस हैं वो कम होते हैं। लेकिन फिर भी होते तो हैं ही, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जल रही होगी तो उससे पोल्यूशन तो होगा ही, भले ही कम हो। हम अपने आप को